सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से देश और दुनिया में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, उसमें ये ऊर्जा सप्ताह एक कितना बड़ा मंच कैसे साबित होगा? सबसे पहले तो धन्यवाद अपने शो में मुझे शामिल करने के लिए। भारत ऊर्जा का बहुत बड़ा एक खपत वाला देश है। इनफैक्ट चीन और यूएस के बाद नंबर आता है हमारा। तो ऊर्जा की खपत तो बढ़ रही है, हमारे देश में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है लगातार, और साथ साथ हमें 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन के लक्ष्य को भी हासिल करना है। तो ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, और विश्व के सामने भी चुनौती है, क्योंकि विश्व के और आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस वक्त हम आपको ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ड्रामा जो है वो घंघोर है, और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमज़ोर हैं, जिसका एक दृश्य कल भी देखने को मिला कोर्ट कचहरी के अंदर, कि कोर्ट ने कहा कि 6 सीटी स्कैन की मशीन्स हैं दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी पर, और जब एफिडेविट को चेक किया गया तो वो एफिडेविट भी झूठा पाया गया। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं, और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और वो चाहे, अगर मैं आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जल बोर्ड की बात करूं, 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं, और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए। और किसी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है, और ऐसी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की बजाय लगातार बर्बाद करने का काम किया। अभी तक शराब घोटाले में जहां पर 2000 करोड़ 2500 करोड़ से ज़्यादा जो है वो ईडी ने आकलन किया है कि पैसा जो है वो चुराया गया है देश का। अभी उस पर जिक्र ही चल रहा था और ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया जा रहा था, तो जल बोर्ड के अंदर घोटाला सामने आया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घोटाला सामने आया। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो नंबर ऑफ बेड्स इन्होंने वायदा किया था 30,000 बेड्स बनाने का, वो कोई बेड सामने नहीं है। इन्होंने वायदा किया था कि इंश्योर करेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं 5 बेड प्रति 1000 लोगों के ऊपर, वो 2.5 बेड भी प्रति 1000 लोगों के ऊपर नहीं है। जो वायदा किया था कि 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बंद हो गए हैं, और काफ़ी सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बंद हो गए हैं, और जो संख्या है वो कहीं 200-300 के आसपास पहुंची हुई है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जगह पर सब हेल्थ सेंटर्स के नाम पे वो मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बनाए गए, और एक एक जो टिन शेड कहूंगी मैं, जो माचिस की डिब्बियों के बराबर जो इन्होंने पोटा कैबिन बनाए हैं, वो भी 50-50 लाख 40-45 लाख का एक एक खर्चा इन्होंने बताया है। जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम थी ड्रग्स की, वो ड्रग के प्रोक्योरमेंट में बात हुई थी पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, वहां पर सबसे ज्यादा घोटाला जो है वो उसमें पाया गया सीपीए के अंदर, और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर ऑडिट की रिपोर्ट है, वो भी काम इन्होंने ठीक से नहीं किया है। बजटरी एलोकेशन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो भी आप सब जानते हैं कि उसमें भी गड़बड़ है। पर क्योंकि ये मामले अभी कोर्ट कचहरी के आगे हैं, झूठा एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, तो एक नया घोटाला सामने आता है, जल बोर्ड का घोटाला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का घोटाला। और इनके जो आज ईडी ने काम किया है, जो आप ही लोगों के माध्यम से जो हमारे सामने कुछ डिटेल आई है, उस डिटेल में यही पता चला है कि इनके 2 लोग, जिसमें वैभव विभव 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 कुमार और शलभ कुमार, साथ में एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे कई लोगों के यहाँ लोकेशंस में दिल्ली जल बोर्ड संबंधित और ईडी संबंधित घोटाले में इनके यहाँ पर रेड्स जो हैं वो चल रही हैं। और जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वैभव कुमार, दिल्ली मुख्यमंत्री के, वही इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में
इन्वॉल्व हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ और दिल्ली की जनता को खास तौर पर कि 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है और लगातार झूठ की व्यवस्था इन्होंने कायम की है। और एक ही प्रश्न है कि जब आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर करी हूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द ईडी। और सीटी स्कैन के बारे में मैंने बताया कि 3 सीटी स्कैन हैं दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के ऊपर। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है। तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। अनंत सूत्र, एक तरफ सिविलाइजेशन का, सभ्यता का हम वो बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ड्रामा, भ्रष्टाचार, झूठ का जो अनंत सूत्र तैयार किया है वो लगातार दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है उससे परिचित हो रही है। Friends, I'm here to bring to notice couple of things, that health infrastructure of any state is actually the backbone of a state because people's health is imperative. Considering all the efforts central government is making, Delhi government is falling short of its efforts, and they have put the entire governance model on the ventilator. Delhi's governance model is basically has been put on the ventilator. ED has summoned 5th time the Chief Minister of Delhi, and after his summons, avoiding summons for the 5th time, my straight question is, when a minister like Atishi Marlena comes and holds a press conference and does every other thing, ask questions of all kinds, but refuses to answer as to on which date, at what time, Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal is going to present himself before the ED because he is avoiding. तो बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बीजेपी ने आप पर सीधा सीधा सवाल दागा है भ्रष्टाचार को लेकर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये भी सवाल किया है कि कब वो ईडी के समन पर अपने आप को पेश करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत से जो बातें हैं भ्रष्टाचार को लेकर वो इस प्रेस वार्ता में कही गई है, और कई सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी के समक्ष उठाए गए हैं। और अब ले चलते हैं आपको अपनी पूर्व खबर की ओर। इंडिया एनर्जी वीक 2024 जिसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है? ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा के आदान प्रदान को लेकर, अनुभवों को लेकर, और ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने को लेकर, और उसमें भारत की भूमिका को लेकर। और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आर रश्मि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रश्मि जी, आपके पास एक बार दोबारा आना चाहेंगे। दोबारा आपसे वही सवाल, एक तो कितना महत्वपूर्ण ये मंच है, और इसके साथ ही जहां पर 17 से अधिक देशों के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से इस क्षेत्र में जो अनुभवों का आदान प्रदान है वो आगे बढ़कर जो ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतें हैं उसके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है? तो जैसा मैं कह रहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था ने भी ये इंगित किया है अपनी रिपोर्ट में, पिछले साल की रिपोर्ट में, कि भारत ऊर्जा की खपत वाला सबसे बड़ा देश बनने वाला है। इनफैक्ट ऊर्जा की खपत की जो रफ्तार है भारत में वो सबसे तेज है विश्व में। इसलिए करीब अगले 20 से 30 सालों में ऊर्जा की कुल खपत हमारे यहाँ 3 गुनी से 4 गुनी होने वाली है। इसमें तेल का बहुत बड़ा शेयर है। अभी हम कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं लगभग, और साथ साथ जितना हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और बाकी आवश्यकताएं हैं वो तेल से पूरी होती हैं, लेकिन तेल के मामले में हम बिल्कुल इंपोर्ट पर आधारित हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की है। तो ये जो 20% ब्लेंडिंग के बाद हमारे यहाँ जो हो रही है इथेनॉल से पेट्रोल और डीजल में, वो इसीलिए है कि हम जो $55 बिलियन करीब हर साल
जो इंपोर्ट करते हैं तेल, उसमें अगर हम 20% की ब्लेंडिंग कर पाएँ, तो करीब $4 बिलियन की बचत होती है। तो ऊर्जा की खपत में हमें एक तरह से बदलाव लाना है, क्योंकि हमें 2070 तक नेट कार्बन इकोनॉमी को भी हासिल करना है। तो ये 2 बड़े लक्ष्य हैं हमारे यहाँ। ऊर्जा की खपत को बढ़ाना भी है, क्योंकि हमें अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की और अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति की गति को बढ़ाना है, और साथ-साथ नेट ज़ीरो इकोनॉमी भी स्थापित करनी है। तो ये इंडिया एनर्जी वीक इन सारी चुनौतियों के बारे में एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बहस का और डिस्कशन का, जिसमें भारत के साथ-साथ विश्व के बड़े-बड़े राजनीतिक नेता शामिल हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मामला है। इसमें सिर्फ एक देश अकेले काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऊर्जा की खपत भारत में तो होती ही है, बाकी बड़े-बड़े देश भी हैं, उत्पादक भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं। तो इन सब का एक मिला-जुला चिंतन होना चाहिए, और इसीलिए इंडिया एनर्जी वीक बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आ जाता है कि किस तरह से जो ऊर्जा की खपत में आप बदलाव की बात कर रहे हैं वो, और ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट से, एक दूसरे के अनुभवों से विकसित किए जा सकते हैं या फिर अमल में लाए जा सकते हैं? जी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत आवश्यक है, ग्लोबल अलायंस बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा G20 की जब मीटिंग हुई थी पिछले साल, तो उसमें भारत ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल दोनों के बारे में एक ग्लोबल इनिशिएटिव स्थापित किया। एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्थापित किया गया है, जिसमें कई देश शामिल हैं। एक हाइड्रोजन मिशन हमारे यहाँ पहले से चल रहा था, उस पर भी उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सहमत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये अल्टरनेटिव नए-नए फ्यूल्स हैं, जो हमारे अभी फॉसिल फ्यूल पर आधारित जो तेल हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको रिप्लेस करने की ये तैयारी है। लेकिन बिल्कुल। इसके लिए बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के, बिना इंटरनेशनल अलायंस के, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत में इनोवेशन तो चल रहा है, लेकिन भारत से कई देश बहुत आगे हैं, और उनकी तकनीकी सहायता, उनका समर्थन, उनकी वित्तीय और तकनीकी सहयोग से ही ये संभव है। बिल्कुल, इसकी कितनी कुछ संभावना देखते हैं, जबकि तमाम विश्व की नज़रें आज अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए भारत पर लगी रहती हैं, और जिस तरह से मेक इन इंडिया का भी एक अलग स्टॉल वहाँ पर लगाया गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, इंडिया विद द वर्ल्ड, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। किस तरह से देखते हैं? हाँ, निर्भरता बहुत आवश्यक है, और इसके लिए हमें अपने बायोफ्यूल प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हमारे यहाँ तेल के साधन बहुत कम हैं, हमारी ऊर्जा की आवश्यकता के मुताबिक, इसलिए हमें बायोफ्यूल की तरफ बढ़ना है। एक वैकल्पिक स्रोतों का उत्पादन बढ़ाना है। तो हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और साथ-साथ एनर्जी स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस पर भी हमें काम करना है। तो ये एनर्जी वीक जो है, इसमें तेल के जो उत्पादक और कंज्यूमर देश हैं, वो शामिल हैं। इसमें सारा ध्यान जो है तेल के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान इस पर दिया जा रहा है। तो उसमें हाइड्रोजन और बायोफ्यूल का बहुत बड़ा रोल है, जी। और इस पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस और नए-नए जो इनोवेशंस हैं, उस पर चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया RR रश्मि जी तमाम जानकारी के लिए।